हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम 2 क्वेश्चन ग्रामर से और 2 क्वेश्चन लिटरेचर से लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और आपकी तैयारी को भी बूस्ट करने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एंड इट सेज, हाउ डज एन इनफॉर्मल लेटर डिफर फ्रॉम अ फॉर्मल लेटर। किस तरह से एक इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर से अलग होता है। गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित बताइए। चलिए देखेंगे। एन इनफॉर्मल लेटर डिफर्स फ्रॉम अ फॉर्मल लेटर इन टोन। किसमें टोन में डिफर होता है, स्ट्रक्चर में भी डिफर होता है, पर्पस में भी डिफर होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो फॉर्मल लेटर है या जो इनफॉर्मल लेटर है वो फॉर्मल लेटर से टोन में, स्ट्रक्चर में और पर्पस यानी उद्देश्य में अलग होता है। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटेन। इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं किसे? फ्रेंड्स को, फैमिली को और क्लोज पर्सन्स। ठीक है, मतलब दोस्त हो गए, पारिवारिक लोग हो गए, रिश्तेदार हो गए, क्लोज पर्सन्स हो गए जिनसे आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। दे यूज़ अ फ्रेंडली एंड पर्सनल टोन। ये जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इनमें फ्रेंडली और एक पर्सनल व्यक्तिगत टोन यूज़ की जाती है। द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल। इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है यानी बिल्कुल रिजिड नहीं होता जैसे फॉर्मल लेटर में होता है। एंड डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। और इसमें कोई स्ट्रिक्ट कठोर नियम भी नहीं माने जाते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एन इनफॉर्मल लेटर में बेगिन विथ डियर प्रिया। कोई एक इनफॉर्मल लेटर आपका शुरू हो सकता है डियर प्रिया से भी और एंड विथ योर्स लविंगली प्रिया, और ये इस तरह से ख़त्म हो सकता है। ठीक है। द कंटेंट, और जो कंटेंट होगा उसमें देखिए क्या हो सकता है। द कंटेंट में इंक्लूड पर्सनल न्यूज़। इस कंटेंट में पर्सनल न्यूज़ हो सकती है, फीलिंग्स भावनाएं हो सकती हैं, एंड कैजुअल रिमार्क्स, और कैजुअल रिमार्क्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अ लेटर टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट ट्रिप। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को पत्र लिखा है और आप कहीं घूमने गए हैं, उस यात्रा का वर्णन आपने उस लेटर में कर दिया। ठीक है। चलिए, ऑन द अदर हैंड देखेंगे अगर फॉर्मल लेटर को, तो अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल, प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पजेज। ये जो फॉर्मल लेटर होगा ये आपके ऑफिशियल कार्यालय के लिए, प्रोफेशनल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड और बिजनेस या व्यापार से रिलेटेड उद्देश्यों के लिए इसे लिखा जाता है। इट फॉलोज अ फिक्स्ड फॉर्मेट। ये एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो करता है। एंड यूजेस पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। और इसमें किसी तरह की ये कहिए कि फ्रेंडली भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें एक पोलाइट विनम्रता ज़रूर रहेगी भाषा में, और लेकिन रिस्पेक्ट भी रहेगा। ठीक है। इट बेगिंस विथ अ फॉर्मल सैल्यूटेशन सच एज रिस्पेक्टेड सर। और उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे शुरू होती है? रेस्पेक्टेड सर से या मैडम हो सकता है। अब अपन ने जो ऊपर इनफॉर्मल लेटर देखा है उसमें क्या लिखा है? माय डियर या डियर। ठीक है, इससे शुरू होगा। और जो आपका फॉर्मल होगा वो रिस्पेक्टेड सर या मैडम से शुरू होगा। और एंड ख़त्म कैसे होगा? योर्स फेथफुली पर। ठीक। द कंटेंट इज डायरेक्ट। इसमें जो कंटेंट होता है वो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, क्लियर स्पष्ट होता है। एंड फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पर्पज। और उसका जो फोकस होता है एक स्पेसिफिक उद्देश्य पर होता है जिसके लिए वो लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अ लेटर टू द प्रिंसिपल। जैसे आपने प्रिंसिपल को अपने पत्र लिखा है रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर अ स्टडी टूर, कि उनसे कहा है कि आपको जो है स्टडी टूर एक कराएं स्कूल के थ्रू। तो इसमें भी जो भाषा रहेगी बहुत ही संयमित और संतुलित रहेगी। इसमें यहाँ वहाँ की तो नहीं फेंक सकते हैं ना। इन फॉर्मल लेटर्स, अब ये कंक्लूजन देख लीजिए। द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेसेस, सब्जेक्ट लाइन एंड डेट आर एसेंशियल। जो फॉर्मल लेटर रहेगा उसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के जो पते होंगे और जो सब्जेक्ट लाइन होगी और डेट होगी बिल्कुल ज़रूरी है। जबकि इन इनफॉर्मल लेटर्स में दीज पार्ट्स आर ऑफन ऑप्शनल। ये जो पार्ट होते हैं प्रायः कैसे होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। दस इस प्रकार से द की डिफरेंस लाए, जो मुख्य अंतर है वो छिपा है किसमें? टोन में, इन दोनों लेटर्स के फॉर्मेट में और दोनों लेटर्स के उद्देश्य या पर्पस में। ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि पहली बार एलटी का एग्ज़ाम हो रहा है, मीन्स का, है ना, तो अपने को कोई चीज़ छोड़नी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। खाली दोनों का डिफरेंस ये मैं बताना था, तो ये हुआ कि चलो
ये क्वेश्चन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, इसलिए इसको अपन ने इसमें जोड़ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसलेशन की बात करेंगे। हिंदी के सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, 8 मिल सकते हैं या 12 मिल सकते हैं। 8 मतलब लघु उत्तरी के लिए और 12 मतलब दीर्घ उत्तरी के लिए, यानी शॉर्ट आंसर के लिए 8 और लॉन्ग के लिए 12। यहाँ पर देखेंगे अपन 8 है, 8 है मतलब 8 नंबर का हो गया आपका। ठीक है, चलिए पहला है, ये मेरी पहली बार है यहाँ आने का, यानी मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। अगला, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। ये नॉर्मल से थोड़ा सा टफ आप कह सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इनसे भी मिले जुले आ सकते हैं, तो अपने को हर तरह से तैयार रहना है। इसी तरह के ये 8 अपने को क्या दिए गए हैं, इन्होंने दिए हुए हैं आपके ट्रांसलेशन इंग्लिश में। ये देखिए, ये 8 आपके आंसर हो गए। अब एक एक करके अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ये मेरी पहली बार है यहाँ आने का, तो आई एम कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हो सकता है। ठीक है, कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, आया हूँ मतलब पहुँच चुका हूँ, तो इस तरह से इसको अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखा सकते हैं। और जो इन्होंने दिया है आंसर वो क्या है, वो दिस इज़ माई फर्स्ट से शुरू किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कमिंग हेयर, ये मेरी पहली बार है यहाँ आने की। ये शाब्दिक अर्थ की तरह इन्होंने बनाया जैसा उसमें दिया गया है। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, संभावना है या क्षमता है, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर संभावना मानिएगा तो मे से बनेगा, और अगर क्षमता मानिएगा तो किससे बनेगा, आपका कैन से बनेगा। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, मे से भी बन सकता है अगर संभावना दिखाइएगा, और अगर आपको क्षमता दिखानी है तो फिर कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, कैन यू ब्रिंग, क्या तुम ला सकते हो वाटर, पानी, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, बाकी अब मिला लीजिएगा, आंसर्स दिए हुए हैं नीचे। वो बहुत ही दयालु आदमी है, आसान है। ही इज़ अ वेरी काइंड मैन। ठीक है, मुझे संगीत के साथ नाचना अच्छा लगता है, अब मुझे अच्छा लगता है, ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस से मतलब है कि ये आपका सब्जेक्ट लेंगे अपन, और इसको मेन वर्ब लेंगे, और फिर बाद में इसको आगे जोड़ देंगे। आई अच्छा लगता है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई लाइक डांसिंग विथ म्यूजिक, आई लाइक मुझे अच्छा लगता है, डांसिंग नाचना, विथ म्यूजिक संगीत के साथ। वे हर रविवार को फिल्म देखने जाते हैं, वे जाते हैं, दे गो टू सी, या सॉरी मूवी देखना है, वॉच, दे गो टू वॉच मूवी, कब जाते हैं, हर रविवार, एवरी संडे। उसको एक बार देख लीजिए, 5 नंबर, दे गो टू वॉच मूवीज, ठीक है, एवरी संडे। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो लास्ट में है, हूँ, है नहीं दिया, तो इससे आप इसको पास्ट इंडेफिनिट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, इन्होंने क्या कहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, यानी क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे और इसको बनाएंगे हैव यू कंप्लीटेड या फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। चलिए, मैं सप्ताहांत में यात्रा करना पसंद करता हूँ, फिर आ गया पसंद करता हूँ और आई दिया है साथ में, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है ट्रैवलिंग, यात्रा करना। आई लाइक ट्रैवलिंग, कब, ऑन वीकेंड्स, सप्ताहांत मतलब वीकेंड जो हमारे होते हैं, कहीं संडे है अकेले, कहीं पर सैटरडे संडे भी होता है, तो उसको आप ले लेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त मुझे हमेशा मदद करते हैं, तो क्या बनेगा इसका, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, मुझे मतलब मेरी। ठीक है, तो ये आपके नीचे आंसर दिए हुए हैं, इनसे आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्न्स फाइनल मैसेज, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, हाउ शुड दिस लाइन बी इंटरप्रेटेड। करेंगे जो ग्रेशियन अर्न में एक लाइन कही गई है ना कि ब्यूटी इज ट्रुथ, और ये फाइनल लाइन ही है, ब्यूटी इज ट्रुथ हो, ट्रुथ ब्यूटी, फाइनल नहीं मतलब फाइनल उसका मैसेज कहिए। तो हाउ शुड दिस लाइन बी इंटरप्रेटेड, इस लाइन को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बताना है।
और इसका सिग्निफिकेंस भी समझाना है कि इस लाइन का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। चलिए देखेंगे। द क्लोजिंग लाइन्स, जो क्लोजिंग लाइन्स हैं ऑफ कीट्स ओड, कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न की, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये है या लास्ट। दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। कहेंगे सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता है। दैट इज ऑल, बस और कुछ नहीं। ये नो ऑन अर्थ, तुम ये जानते हो कि पृथ्वी में यही है। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही वो सब कुछ है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। हैव बिकम अ फोकल पॉइंट ऑफ रोमांटिक एस्थेटिक्स, रोमांटिक एस्थेटिक्स यानी सुंदरता को पसंद करने वाले जो रोमांटिक्स थे उनके लिए ये एक फोकस पॉइंट बन जाता है। द अर्न्स मैसेज सजेस्ट, सो ये जो अर्न का मैसेज है ये सजेस्ट करता है दैट की अ प्रोफाउंड यूनिटी, एक प्रोफाउंड अडिग यूनिटी, एकता को पेश करता है बिटवीन एस्थेटिक ब्यूटी और फिलोसॉफिकल ट्रुथ, सुंदरता और ट्रुथ के बीच में एक डिग या दृढ़ एकता को पेश करता है। ठीक है। एस्थेटिक ब्यूटी मतलब वो ऐसी सुंदरता कि जिसको आप देख के भाव विभोर हो जाइए, उसमें खो जाइए। और फिलोसॉफिकल ट्रुथ मतलब दार्शनिक सच, तो आप सच और सुंदरता से ही ले सकते हैं। इम्प्लाइंग दैट, जो ये इम्प्लाइड करता है कि आर्ट कन्वेज इटर्नल रियलिटीज़, जो आर्ट है, जो कला है, वो कन्वे करती है इटर्नल रियलिटीज़ को, शाश्वत वास्तविकताओं को, बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन टेम्पोरेलिटी, जहाँ तक मानव नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो खुद टेम्परेरी है, मतलब क्षणिक है। उसकी उम्र का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। कीट्स पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, और जो कीट्स का पैराडॉक्सिकल कथन है ना, एलिवेट्स ब्यूटी इटसेल्फ, वो सुंदरता को स्वयं ही ले जाता है इनटू अ फॉर्म ऑफ ट्रुथ, सच के रूप में, या सच की ऊंचाई तक, सच की गहराई तक ले जाता है। व्हाट इज ब्यूटीफुल इज ट्रू, जो भी सुंदर है वो सच है, बिकॉज क्योंकि इट कैप्चर्स परमानेंस इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज, क्योंकि ये जो है स्थिरता को कैप्चर कर लेता है इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, इस परिवर्तनशील दुनिया में। यानी जो चीज़ आज सुंदर है वो कल भी सुंदर हो सकती है, ऐसा इनका मतलब है, लेकिन हर बार ये बात सच नहीं होती है। द अर्न, ये जो हमारा ग्रेशियन अर्न है, एज अ सिल्वान हिस्टोरियन, किसने कहा है? जॉन कीट्स ने इसको सिल्वान हिस्टोरियन कहा है। इम्बॉडीज, जो प्रकट करता है दिस परमानेंस, इस स्थिरता को, फ्रीजिंग मूवमेंट्स ऑफ लव, प्यार के मूवमेंट्स को फ्रीज करके, पलों को फ्रीज करके, एक जगह रोक करके, प्रथाओं को रोक करके, एंड जॉय और खुशियों को रोक करके, बियॉन्ड द डिके ऑफ टाइम, समय के बर्बादी से परे। यानी ये जो हमारा अर्न है, जो ग्रेशियन अर्न है, वो सिल्वन हिस्टोरियन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये प्यार के, परंपराओं के, आस्थाओं के और खुशियों के पलों को एक जगह पर रोक देता है, और जिससे कि समय उनको नष्ट या बर्बाद ना कर सके। येट फिर भी द लाइन्स आर नॉट विदाउट एम्बिग्यूटी, ये जो लाइन्स हैं कोई दोहरे मतलब से बाहर नहीं है, मतलब इनका भी डबल अर्थ है। सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू, तर्क देते हैं कि दे में रिफ्लेक्ट एन आयरॉनिक और ओवर सिंप्लीफिकेशन, वो रिफ्लेक्ट एन आयरॉनिक, एक हास्यास्पद और ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए तर्क कर सकते हैं। कीट्स दिस वेरी इंड्योरेंस, ये होना चाहिए फॉर कीट्स। ब्यूटी प्रोवाइड्स ऑफर्ड बाय कोल्ड पेस्टोरल आर्ट दैट इंड्योर्स, लेकिन कीट्स की, इसको आप यहाँ से हटा ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, एन वाइन को हटा दीजिएगा। कीट्स दिस वेरी इंड्योरेंस ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स ऑफर्ड बाय कोल्ड पेस्टोरल आर्ट दैट इंड्योर्स, करें कीट्स के लिए ये मामला दूसरा है, जबकि जो क्रिटिक्स है वो क्या कहते हैं कि हम इसे हास्यास्पद तर्क, हास्यास्पद बात या कथन के तौर पर इसके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं, और इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए भी तर्क वितर्क कर सकते हैं कि हर सच और हर सुंदरता समान नहीं हो सकती, ये मतलब है। लेकिन कीट्स कहते हैं कि ये जो सुंदरता उनको प्रोवाइड कराई गई है या ऑफर्ड बाय कोल्ड पेस्टोरल आर्ट दैट इंड्योर्स, ये उस दिस वेरी इंड्योरेंस ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की इंड्योरेंस है, टिकाऊपन है, प्रोवाइड्स ऑफर्ड बाय
कोल्ड पेस्टोरल आर्ट दैट इंड्योर्स, ये वो कला हमारे सामने पेश करती है जो कि खुद टिकने वाली है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। वाइल ह्यूमन पैशंस इनेविटेबली फेड्स, जबकि आप दूसरी तरफ तुलना करिए ना कि जो मनुष्य के जुनून है, उसकी जो उत्तेजना है, वो इनेविटेबली स्पष्ट रूप से फेड खत्म हो जाती हैं। स्टिल, फिर भी, फॉर अर्न के लिए, इट्स सेल्फ, स्वयं ही, अर्न की प्रति कह दीजिए। ठीक है। इफ सो द स्टेटमेंट कुड बी रीड एज एन इवन एनिग्मेटिक अटरेंस, परहैप्स स्पोकन बाय द ऑस्टियर कॉन्सोलेशन सोलिस, while old age shall this generation's waste, the urn remains offering wisdom to future viewers। करें इस तरह से आप देखिएगा, इफ सो, यदि इस प्रकार से द स्टेटमेंट कुड बी रीड, अगर इस स्टेटमेंट कथन को पढ़ा जाए, एज एन इवन एनिग्मेटिक अटरेंस, एक ऐसे एनिग्मेटिक अटरेंस या बात के तौर पर, परहैप्स स्पोकन बाय द ऑस्टियर कॉन्सोलेशन सोलिस, जिसे किसी ब्रह्मचर्य से प्रभावित व्यक्ति ने बोला है। वाइल ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जबकि जो हमारी जनरेशन है उसका बुढ़ापा आने के साथ में क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन द अर्न रिमेन्स, ये जो अर्न है ये बना रहेगा। ऑफरिंग विजडम टू फ्यूचर व्यूवर्स, और ये अपने आने वाले भविष्य के व्यूवर्स को बुद्धिमानी सिखाता रहेगा। ठीक बात है। आगे देखेंगे द क्लेम, और जो क्लेम है ना कि द ब्यूटी एंड ट्रूथ आर इंटरचेंजेबल डज नॉट प्रेजेंट अ रिजिड फिलोसफी, करेंगे ये जो दावा है, जो क्लेम है कि जो सुंदरता और सच है ये इंटरचेंजेबल है, यानी अपरिवर्तनीय है। डज नॉट प्रेजेंट अ रिजिड फिलोसफी, इसमें कोई रिजिड यानी ऐसी कोई फिलोसफी दर्शन नहीं कि जिसे बदला नहीं जा सकता है, यानी दृढ़ दर्शन नहीं है, बट रादर अ पोइटिक क्रेडो, बल्कि यह एक पोइटिक क्रेडो कह दीजिए इसको, कि पोएट के मन में ये बात आ गई और उसने इसे मान लिया। इट सजेस्ट्स दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की प्रेजेंस में, उस उपस्थिति में, वेदर इन नेचर, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, लव प्यार की हो, या आर्ट या कला की हो, वन टचेज द डीपर ट्रूथ, कोई भी व्यक्ति जो इन्हें देखता है गहराई से उसे एक सच का अनुभव होता है। दैट सरपासेस रेशनल एक्सप्लेनेशंस, जो तार्किक विवरण से क्या करता है, सरपास कर जाता है, उससे परे निकल जाता है। ये सही बात है। दस, इस प्रकार से द फाइनल लाइन्स आर बेस्ट अंडरस्टूड, जो फाइनल लाइन्स हैं बड़ी अच्छे से समझी जा सकती हैं एज अ रोमांटिक अफर्मेशन, एक रोमांटिक अफर्मेशन के तौर पर, यानी रोमांटिक अफर्मेशन कहिए कि जो रोमांटिक्स ने बात मान ली है, कन्फर्म कर दी है। दो लाइफ इज़ फ्लीटिंग, यद्यपि ज़िंदगी भागी जा रही है, आर्ट प्रिजर्व्स एन इसेंशियल ट्रुथ इन ब्यूटी, जो आर्ट है, जो कला है ना, वो एक आवश्यक सच को सुंदरता के रूप में हमारे लिए बचाए रखता है। एंड रिकग्नाइजिंग दिस में इंक्लूड, एंड रिकग्नाइजिंग दिस, और इससे पहचानना, दिस में बी इंडीड बी ऑल यू नीड टू नो, ये हो सकती है वही बात की जो कुछ वो आपको जानना है, वो बस यही है, और वो क्या है, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, एनिमल फार्म की हम बात करने वाले हैं। हाउ डज, अब हम प्रोज और कौन सा सेक्शन में, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन किससे थे, ग्रामर से, तीसरा क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से था, और ये वाला क्वेश्चन आपका प्रोज या नॉवल सेक्शन से। हाउ डज एनिमल फार्म रिफ्लेक्ट द इवेंट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टेलिनिस्ट एरा, करेंगे किस तरह से एनिमल फॉर्म रशियन रेवोल्यूशन और स्टेलिन के एरा या युग की तस्वीरों को, घटनाओं को हमारे सामने पेश करता है, बता दीजिए। चलिए देखते हैं। एनिमल फार्म किसने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने, ये ध्यान रखेंगे, आगे आएगा इसमें। एनिमल फार्म इज़ अ पॉलिटिकल एलेगरी, एक पॉलिटिकल एलेगरी है। एलेगरी क्या होती है, कोई एक ऐसी कृति जिसके शब्द तो कुछ और हों लेकिन उनका जो गहरा अर्थ हो वो कुछ और हो। एक तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं, या एलेगरी वो कृति है, वो लिटरेरी फॉर्म है जिसमें जो लिखा होता है उसके अलावा भी उसके 2 से 3 मतलब हो सकते हैं, उसको हम एलेगरी कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक एलेगरी है, और जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है फॉर द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में होने वाली रशिया की क्रांति के बारे में। एंड द राइज ऑफ स्टेलिनिस्ट रशिया, और स्टेलिन के रशिया के राइज के बारे में। द फार्म रिप्रेजेंट्स रशिया, जो फार्म है वो रशिया को प्रेजेंट करता है।
एंड इट्स एनिमल्स, और उसके जो जानवर हैं, सिम्बलाइज करते हैं की हिस्टोरिकल फिगर्स यानी बड़े मुख्य ऐतिहासिक फिगर्स। जैसे ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट्स कार्ल मार्क्स और लेनिन, इंस्पायरिंग रेबिलियन विथ आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, इंस्पायर करते हुए रेबिलियन विद्रोह को विथ आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के आदर्शों तक, समानता के आदर्शों को नज़र में या ध्यान में रखते हुए ये लोग विद्रोह को इंस्पायर करते हैं। वो कौन है? कार्ल मार्क्स हैं और लेनिन है। और इन दोनों के लिए कौन यूज़ किया गया है? ओल्ड मेजर। किसमें? आपके एनिमल फार्म में। मैन इज़ द ओनली रियल एनिमी वी हैव, स्नोबॉल सिंबलाइज। अच्छा, ये कहते भी हैं कि मैन इज़ द ओनली रियल एनिमी वी हैव, कि जो असली हमारा दुश्मन है वो मनुष्य ही है। स्नोबॉल सिंबलाइजेज ट्रॉट्स्की, जो स्नोबॉल कैरेक्टर है इसमें वो ट्रॉट्स्की को क्या करता है? सिंबलाइज करता है। अ विजनरी लीडर हु सीक्स प्रोग्रेस, एक ऐसा विजनरी दूरदर्शी नेता जो ढूंढ रहा है किसको? प्रोग्रेस को। एंड इज इवेंचुअली एग्जाइल्ड, लेकिन होता क्या? उसके साथ षड्यंत्र होता है और उससे जो है बाहर निकाल दिया जाता है। वाइल नेपोलियन, जो इसमें कैरेक्टर नेपोलियन है, रिप्रेजेंट्स स्टेलिन, वो स्टेलिन को रिप्रेजेंट करता है। हु कंसोलिडेट्स पावर थ्रू फियर, जो कंसोलिडेट बनाए रखता है पावर, अपनी शक्ति को भय के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा और परजेज के द्वारा, यातनाओं के द्वारा। द सेवन कमांडमेंट्स की अगर बात करिए, रिफ्लेक्ट रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, वो क्रांति के दौरान जो दिए गए आदर्श थे उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलर टू अर्ली कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स, ये किससे मिलते जुलते हैं? कम्युनिस्ट सिद्धांतों से। हाउएवर एज नेपोलियन गेन्स कंट्रोल, जैसे ही नेपोलियन के हाथों में कंट्रोल आता है, ही री राइट्स देम, वो उन्हें फिर से लिखता है, यानी स्टेलिन फिर से लिखता है। मिररिंग हाउ स्टेलिन अल्टर्ड आइडियोलॉजी टू जस्टिफाई टायरेनी, मिररिंग ये बात दर्शाती है कि किस तरह से स्टेलिन ने अल्टर्ड, बदल दिया आइडियोलॉजी को, टू जस्टिफाई टायरेनी, अपने राक्षसी कामों को जस्टिफाई करने के लिए। द परजेज एंड एग्जीक्यूशंस ऑन द फार्म, परजेज यातनाएं और एग्जीक्यूशंस जो हुए ऑन द फार्म में, रिजेंबल वो मिलते हैं स्टेलिन्स ग्रेट परज, स्टेलिन की ग्रेट यातनाओं से, उसकी हत्याओं से, उसकी क्या कहिए सजाओं से। टारगेटिंग परसीव्ड एनिमीज, परसीव्ड मान लिए गए दुश्मनों के खिलाफ जो किया जा रहा था। वाइल स्क्वेलर्स प्रोपेगेंडा, जबकि जो स्क्वेलर्स का प्रोपेगेंडा है, स्क्वेलर का रिप्रेजेंट्स स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, वो किसको पेश करता है? मीडिया को, जिस पर किसका कंट्रोल है? स्टेट कंट्रोल, यानी जिसे सरकार अपनी उंगलियों पर नचा रही है, जिस मीडिया को उसने गोदी मीडिया बना दिया है। ट्विस्टिंग ट्रुथ टू मेंटेन अथॉरिटी, ट्विस्टिंग ट्रुथ टू मेंटेन अथॉरिटी, ट्विस्टिंग जो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ट्रुथ, सच को, टू मेंटेन अथॉरिटी, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। बताइए कब लिखी गई और आज भी वो बात साबित हो रही है। कोई भी देश ले लीजिए आप, अमेरिका ले लीजिए आप, फ्रांस ले लीजिए आप, जर्मनी ले लीजिए, कई और एक देश शामिल हो सकते हैं कि जहाँ पर चल कुछ रहा है और हमें दिखाया कुछ जा रहा है। इवन कल्चरल एस्पेक्ट्स मिरर हिस्ट्री, यहाँ पर जो सांस्कृतिक स्वरूप है ना वो मिरर हिस्ट्री, इतिहास को दिखाते हैं। द चेंजिंग सॉन्ग्स, बदलते हुए गीत, स्लोगन्स, नारे एंड सेलिब्रेशंस, इको द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट, इको ये बढ़ा चढ़ा कर हमें या बढ़ाते हैं, उत्तेजित करते हैं। द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक आम लोगों के सेंटिमेंट, भावनाओं को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें बिगाड़ने के लिए। इन द सोवियत यूनियन, ठीक है, जो चल रहा था वहाँ वही दिखाया इन्होंने। द पिग्स, और जो पिग्स हैं अडॉप्टिंग ह्यूमन ट्रेड्स, वो मानवों के गुणों को अडॉप्ट कर लेती हैं। सिंबलाइज जो प्रतीक को प्रस्तुत करती हैं। द न्यू रूलिंग एलाइट, एक न्यू रूलिंग यानी नई सत्ता में आई हुई एलाइट वर्ग, अमीर वर्ग को। बिकमिंग इनडिस्टिंग्विशेबल, जो बिकमिंग बनते जा रहे हैं इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ऑपरेसर्स, कि उनको आप ऑपरेसर्स यानी यातना देने वालों से इनडिस्टिंग्विशेबल अलग नहीं कर सकते हैं। वो भी उनसे मिलने जुलने लगे, मतलब मिलते जुलते दिखाई देने लगे।
दे रिप्लेस्ड, जिन्हें उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। और वाकई में ऐसा हुआ है। रशिया हो या आपका जर्मनी हो, हमारे यहाँ इंडिया हो, जब यहाँ अपने यहाँ उपनिवेशवाद था, ये उस समय की बात कर लीजिए। इवेंट्स लाइक सेलिंग बॉक्सर टू द नेकर, एक जैसी ये घटनाएं दिखाई गई। सेलिंग बॉक्सर, बॉक्सर मतलब हॉर्स है, उसको बेचा जाता है नेकर को। कौन बेचता है? नेपोलियन। फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए। पैरेलल द एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण को दिखाता है। एंड बेट्रायल ऑफ लॉयल सिटीजन्स, और वफादार नागरिकों के प्रति बेट्रायल, धोखे को दिखाता है बाय द स्टेट, सरकार के द्वारा। ऑरवेल, जो हमारे जॉर्ज ऑरवेल हैं, थ्रो दीज एलिगोरिकल डिवाइसेस इन एलिगोरिकल डिवाइसेस के ज़रिए द क्रिटिक्स करप्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियल्स, वो क्या करते हैं? यहाँ पर दा नहीं होगा भैया, ही होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ही क्रिटिक्स करप्शन, वो करप्शन, भ्रष्टाचार को क्रिटिक करते हैं, उससे क्रिटिसाइज करते हैं। रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, क्रांतिकारी आदर्शों में जो भ्रष्टाचार आ चुका है उसको क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। वॉन्स, और चेतावनी देते हैं दैट की रेवोल्यूशंस कैन बी बिट्रेड, क्रांतियों को भी धोखा दिया जा सकता है। व्हेन लीडर्स प्रियोरिटाइज पर्सनल पावर, जब जो नेता हैं वो अपनी पर्सनल पावर को पब्लिक से ऊपर रखने लगे, यानी उसको जो है प्रेफर करने लगे। एनिमल फार्म डेमोन्स्ट्रेट्स, एनिमल फार्म डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट की, हमारे सामने दिखाता है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, आज़ादी और बराबरी, कैन बी लॉस्ट, खो सकती है, अंडर अथॉरिटेरियन रूल, एक तानाशाही रूल के अंडर। मेकिंग इट अ टाइमलेस कॉशनरी टेल, ये बात इस स्टोरी को बना देती है एक ऐसी कॉशनरी, सावधान करने वाली कहानी अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, प्रोपेगेंडा के बारे में, एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की क्षण भंगुरता के बारे में, जो कि आज भी, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये जो स्टोरी है ये आपके पॉलिटिक्स, राजनीति, प्रोपेगेंडा और फ्रेजिलिटी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की क्षण भंगुरता को इस तरह से दिखाती है, किस रूल के अंडर? तानाशाही के अंडर, कि ये कहानी आज भी उतनी ही फिट होती है जितनी कि जब ये लिखी गई थी उस समय फिट होती थी। ठीक है, ये भी अपने मॉडर्न टाइम की ही है, ज़्यादा कोई पुरानी नहीं है, तो वही बात अभी तक चली आ रही है। ठीक है भाई, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, 2 ग्रामर से और 2 लिटरेचर से। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इन वीडियोस के अलावा हमारे पास LT ग्रेड के पूरे लगभग सिलेबस के वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में चैनल पर मौजूद हैं। जाइए देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।